नया दिन, नई खबर, हर बड़ी खबर पर हमारी नजर, खबर जिसका हम पर, आप पर और देश की सियासत पर होगा असर। और इस बड़ी खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि यह है जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हा। अखाड़ा में आज फिर से स्पॉटलाइट कोरोना काल के उन गिद्धों की, उन वल्चर्स पर जो कि आपदा में अवसर ढूंढते हैं और लोगों की जान को खतरा करते हुए भी अपने मुनाफे से नहीं चूकते हैं। ऐसे लोगों के साथ क्या किया जाए? क्या इन लोगों पर हत्या तक का आरोप नहीं लग जाना चाहिए? अटेम्प्ट टू मर्डर धारा 304 के तहत इनको क्या बुक नहीं कर देना चाहिए? नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के साथ भी अटेम्प्ट टू मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर, क्या ये चार्ज नहीं लगना चाहिए ऐसे लोगों पर जो नकली दवाइयां बेचकर मुनाफा कमाते हैं? और खासकर वो लोग जिन पर यह भरोसा होता है कि ये हमारी जान बचाने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा देंगे। इस पर आज बात करेंगे अखाड़ा में। इस दौर में एक तरफ लोग दवाओं और ऑक्सीजन के लिए मुश्किल में है, तो दूसरी तरफ लोगों की इसी मजबूरी का फायदा उठाने के लिए कालाबाजारी सक्रिय है। हाल इतना बुरा है कि इन कालाबाजारियों ने लोगों की जान को जोखिम डालने पर भी दो बार नहीं सोचा है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहला मध्य प्रदेश के जबलपुर का है। वहां के अस्पताल के मालिक ने ज्यादा कमाई के चक्कर में अस्पताल में भर्ती मरीजों को नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन लगवा दिए। एक या दो नहीं, आरोप है कि 500 इंजेक्शन लगवाए हैं। जबकि दूसरी तस्वीर बिहार के कटिहार जिले की है। वहां ये कालाबाजारी करने वाले गिद्ध ट्रेन से ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर पहुंच गए। इससे पहले कि वो उन्हें लेकर वहां से निकलते, पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। जबकि तीसरी तस्वीर महाराष्ट्र की है, जहां पुलिस ने जालना जिले में छापेमारी कर कई ऑक्सीजन सिलेंडर बरामद किए। ये ऑक्सीजन सिलेंडर एक गोदाम में छिपा कर रखे गए थे। ऐसे गिद्धों का क्या किया जाए? इन पर किस तरह के चार्जेस लगने चाहिए? क्या चोरी, कालाबाजारी आईपीसी के तहत सिर्फ इन एक्ट्स पर, इन धाराओं को लगाकर इनके लिए इनको छोड़ देना, इनको बच निकलने का अवसर देना, क्या ये ठीक है? या इन पर कड़े से कड़े आरोप लगाने चाहिए, खासकर वो जो कि नकली दवाइयां, नकली इंजेक्शन लगवाने में दो बार भी नहीं सोचते। अब मध्य प्रदेश के जबलपुर में पुलिस ने नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले कारोबारियों पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने छापेमारी के दौरान शहर के एक मशहूर अस्पताल के संचालक सरबजीत सिंह सोखा के खिलाफ केस दर्ज किया है, जबकि अस्पताल के मैनेजर देवेश चौरसिया को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि कारोबारी और अस्पताल के संचालक सरबजीत सिंह मोखा ने 500 नकली इंजेक्शन इंदौर से मंगवाए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती मरीजों को लगवाकर उनकी जान के साथ खिलवाड़ किया गया। 2 दिन पहले गुजरात कि सूरत में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन के रैकेट का पर्दाफाश हुआ था। सूरत में गिरफ्तार एक आरोपी सपन जैन से पूछताछ के बाद पुलिस ने जबलपुर में छापेमारी की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर नकली रेमडेसिविर के इस काले कारोबार का मास्टरमाइंड कौन है और पुलिस उस पर कब तक पहुंचेगी? पुलिस ने जांच शुरू की तो यह पाया गया कि सिटी हॉस्पिटल के संचालक श्री सरबजीत सिंह जी मोखा ने और अपने जो मैनेजर हैं देवेश चौरसिया और सपन जैन के द्वारा इंदौर से वही नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन मंगवाए हैं। लगभग 500 इंजेक्शन उनके द्वारा मंगवाए गए थे और यह इंजेक्शन कुछ मरीजों को भी लगाए गए हैं। इस प्रकार इन्होंने यह अपमिश्रित इंजेक्शन, रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाए गए हैं। मरीजों के साथ एक छल कपट किया है और इससे कुछ मरीजों की जान को संकट भी उत्पन्न हुआ। मुद्दा यह है कि कहीं भी किसी भी तरह से काला बाजारी को बख्शा नहीं जाएगा और इसीलिए कार्रवाई हो रही है। कार्रवाई हमने ही की है ना, और इसीलिए पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इस तरह से रेमडेसिविर की या ऑक्सीजन की या कोरोना से जुड़ी हुई किसी भी वस्तु की यदि काला बाजारी होगी तो रासुका की कार्रवाई होगी। प्रतीक अवस्थी जबलपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मनोज शर्मा भोपाल से और दिल्ली से लाइव है आनंद तिवारी। प्रतीक, सबसे पहले तो ये लोग कौन हैं? इन पर फिलहाल किस तरह के चार्जेस लगे हैं?
ये मोखा चौरसिया जैसे लोग जो हैं, जो कि लोगों की जान को जोखिम में डालने में दो बार नहीं सोचते, उनको झूठी दवाइयां दे रहे हैं और नकली रेमडेसिविर की इंजेक्शन लगा रहे हैं। कहा जा रहा है उसमें सलाइन वाटर मिलाया जा रहा है, कोई कुछ और मिला रहे हैं, लेकिन वायल असली दिखा रहे हैं। ऐसे लोगों पर फिलहाल किस तरह के चार्जेस हुए हैं? क्या इन पर हत्या के आरोप लगे हैं? जी आपको बता दूं कि 7 जो मई की तारीख थी, उस समय जब गुजरात पुलिस देर रात यहां पर आई थी और सपन जैन नाम के शख्स को गिरफ्तार करके ले गई थी, उसके बाद पुलिस हरकत में आई थी और यह स्पष्ट हुआ था कि नकली रेमडेसिविर इंजेक्शंस का गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश में कनेक्शन है। इसके बाद 2 दिनों तक लगातार जिला पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की। करीब 3 दवा दुकानों को सील किया गया। दवा बाजार में भी एक उस दुकान को सील किया गया जहां से रेमडेसिविर इंजेक्शंस की सप्लाई की जा रही थी और उसके बाद यह स्पष्ट हुआ कि सिटी हॉस्पिटल में एक बड़ी खेप इन नकली इंजेक्शंस की खा पाई गई। सपन जैन ने सरबजीत सिंह मोखा, जो कि सिटी हॉस्पिटल के संचालक हैं, उनका नाम लिया था और जब पूछताछ आगे बढ़ी तो यह स्पष्ट हुआ कि विगत 2 महीने में करीब 500 इंजेक्शंस जो कि नकली थे वो मरीजों को लगा दिए गए और ना जाने कितने मरीजों की इससे मौत भी हुई होगी। बहरहाल पुलिस इस मामले पर जांच कर रही है। फिलहाल धारा 275, 276, 308, 420 और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत आरोपियों पर जो मुकदमा है वो दर्ज कर लिया गया है, लेकिन यहाँ एनएसए की कार्रवाई की मांग भी पुरजोर तरीके से उठ रही है। आपको बता दूं कि पूरा ही जो मसला है वो बेहद गंभीर है। एनएसए ही नहीं प्रतीक, इन पर 304 क्यों नहीं लगना चाहिए? 302 नहीं लगा, लेकिन 304 क्यों नहीं लगना चाहिए? इन पर कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर, ये वाले चार्ज क्यों नहीं लग सकते? क्योंकि ये जानबूझ के इनको पता था नकली रेमडेसिविर है, इनको पता था कि इस दवाई का कोई असर नहीं या इसका उल्टा असर हो सकता है, लोगों की जान जा सकती है, फिर भी उन्होंने कहा ये इंजेक्शन ऊंचे दामों पर बेची। मुनाफा ये देखकर मानवीय जो जिंदगी है, एक इंसान की जिंदगी के ऊपर अपना मुनाफा को रखा। ऐसे लोगों पर अभी तक अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज क्यों नहीं लगा है? बेशक ये मांग पुरजोर तरीके से उठ भी रही है, चूंकि कहीं ना कहीं आपदा में अफसर ढूंढते हुए नकली इंजेक्शंस लगाए गए और उसके बदले में लाखों रुपए अब तक ऐंठे जा चुके हैं। और ऐसे संजीदा मसले पर आखिर पुलिस ने धारा क्यों नहीं लगाई? सोशल मीडिया में भी जबलपुर पुलिस काफी ट्रोल हो रही है, चूंकि आम लोगों की आवाज अब इस पूरे मामले पर आगे आ रही है। तमाम सोशल साइट्स पर इस मामले को कहीं ना कहीं ट्रोल भी किया जा रहा है और पुलिस पर ही कहीं ना कहीं सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर और अधिक कठिन धाराएं क्यों नहीं लगाई गई। बहरहाल फिलहाल इस मसले पर गुजरात पुलिस के कब्जे में सपन जैन है। उसके अलावा एक जो आरोपी अन्य है, जो कि हॉस्पिटल का मैनेजर बताया जा रहा है, वो भी देर रात गिरफ्तार किया जा चुका है। लेकिन सरबजीत सिंह मोखा आखिर गिरफ्तार कब होगा, क्योंकि मजबूत साथ रखता है, बीजेपी से भी जुड़ा हुआ है, चाहे वो किसी से भी जुड़ा हो। जो व्यक्ति ये सोचता है कि वो इंसान की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर सकता है, लोगों को बहलाकर गुमराह कर उनको नकली दवाइयां बेचकर मुनाफा कमा सकता है, वो भी ऐसी आपदा में, वो भी ऐसी एक महामारी के खिलाफ जिसका तोड़ निकालने के लिए लोगों को मेहनत लग रही है, और लोग वहां इस भरोसे से पहुंच रहे हैं कि आप मेरी जान की रक्षा करोगे। ये खुद उनके जो करोड़ों फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, मेडिकल ऑफिसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, मेडिकल स्टाफ है, हॉस्पिटल के लोग वर्कर्स हैं, जो अपनी जान जोखिम डालकर अपने परिवार को पीछे छोड़कर वहां काम कर रहे हैं, उनको भी तो उन्होंने आघात पहुंचाया। उनकी गरिमा, उनकी प्रतिष्ठा, उनके प्रोफेशन की प्रतिष्ठा को भी तो इन्होंने इतनी गहरी चोट दी है। मनोज, ऐसे लोगों का एग्जाम्पल होना चाहिए। कोई भी बेलेबल ऑफेंस नहीं होना चाहिए, नॉन बेलेबल ऑफेंस होना चाहिए। इन लोगों को इस तरह से इनका एग्जाम्पल बनाने की कोशिश होनी चाहिए कि लाइफ में कोई और नकली दवा बेचने की हिम्मत ना करे। आनंद, इसी मामले में आप देखिए ना, अभी तक सरकार ये कह रही है कि एनएसए की कार्रवाई अभी तो फटाफट करते थे। जबलपुर में भी इसके पहले रेमडेसिविर के मामले में सरकार एनएसए की कार्रवाई कर चुकी है, इंदौर में कर चुकी है, उज्जैन में कर चुकी है, लेकिन इस मामले में अभी तक एनएसए की कार्रवाई नहीं हुई। सवाल आपके मन में उठ रहा होगा क्यों नहीं हुई, और कांग्रेस जो आरोप लगा रही है, कांग्रेस कह रही है चूंकि जो सरबजीत सिंह, जिनका नाम इसमें सामने आ रहा है, वो विश्व हिंदू परिषद से जुड़े रहे हैं, वो वहाँ पर जबलपुर शहर के कार्यकारी अध्यक्ष रहे हैं, नगर अध्यक्ष रहे हैं, और यही वजह है कि पुलिस जितनी मुस्तैदी से काम करना चाहिए वैसा नहीं कर रही है सरकार। हालांकि यहाँ पर जो मध्य प्रदेश के मंत्री हैं, जब हमने उनसे पूछा तो वो कह रहे हैं कार्रवाई तो आखिर सरकार ने की है, कोई शक नहीं, कार्रवाई सरकार ने की, पुलिस ने की। लेकिन मामला शुरू हुआ सूरत से। सूरत में जब नकली इंजेक्शन के बड़े कारोबार का भंडाफोड़ हुआ, तब जाकर गुजरात की पुलिस जबलपुर आई। गुजरात की पुलिस से जबलपुर की पुलिस को टिप ऑफ मिला, उन्होंने बाकायदा अपनी जांच की। उसके बाद सिटी अस्पताल सवालों के घेरे में आया। उसके बाद ये सारी चीज़ें, पहले वहाँ पर जो मेडिकल जो स्टोर है उसके लड़के को पकड़ा गया और उसने अपनी बातचीत में, उससे पूछताछ में ये सारी बातें पुलिस के सामने आई। अभी भी 2 बड़े सवाल हैं आनंद।
एनएसए की कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं? और दूसरा बड़ा सवाल है, क्या क्रिमिनल इंटेंशन, क्या इनको पता था ये इंजेक्शन नकली हैं? क्योंकि ये हमारे सूत्र साफ कर चुके हैं कि ट्रांजैक्शन हुआ, 500 नकली रेमडेसिविर लिए गए, उसके बदले में सूरत पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ, जिसके आधार पर ही कार्रवाई आगे हुई और उसी के आधार पर गुजरात की पुलिस जबलपुर पहुंची थी। अगर ट्रांजैक्शन हुआ है, 500 से ज्यादा नकली इंजेक्शन हुए हैं मनोज, 500 से ज्यादा नकली इंजेक्शन अगर हुए मनोज, अगर और आपकी नाक के नीचे ये सब हो रहा है, अगर आपको पता भी नहीं है तो यानी भी तो भी आपके ऊपर चार्जेस लगने चाहिए, तो भी आपके ऊपर चार्जेस लगने चाहिए। और मैं कह रहा हूं अगर ये विश्व हिंदू परिषद से जुड़े तो विश्व हिंदू परिषद को सबसे पहले आकर कहना चाहिए कि हमको ऐसे व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है जो व्यक्ति इंसान की जान से ज्यादा अपने मुनाफे को ज्यादा तवज्जो दे, अपनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दे, ऐसे व्यक्ति का हम बहिष्कार करते हैं। चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हो ना जुड़े हो, उन्होंने इससे पहले कुछ किया हो ना किया हो, लेकिन आज इन्होंने इंसान की जिंदगी से ज्यादा अपने मुनाफे को रखा है। और ऐसे लोगों के साथ कड़ी से कड़ी सजा, कड़े से कड़ा व्यवहार होना चाहिए, इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और इन पर नॉन बेलेबल ऑफेंसेस होने चाहिए। इन पर लोगों की हत्या का आरोप सीधा लगना चाहिए और इस पर कोर्ट को सीधा संज्ञान में लेना चाहिए कि ऐसे लोगों पर कोई भी किसी भी तरह की, इनको कोई भी किसी भी तरह की रिलीफ कोई भी कोर्ट ना दे। अगर कोई कोर्ट इनको रिलीफ देती है, यानी कि वो कोर्ट भी इनके ऊपर कहती है कि इनके मानवाधिकार का उनको कंसर्न है, लेकिन जिनके मानवाधिकार का इन्होंने हनन किया है, जिनकी जिंदगियों को खतरे में डाला है, जिनसे झूठ बोला है, जिनको नकली दवाइयां बेचकर उनसे मुनाफा कमाया है, उनके मानवाधिकार का क्या, उनके राइट टू लाइफ का क्या, उनके राइट टू फ्रीडम, उनकी राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू मेडिकल रिकॉर्ड्स का क्या। इसलिए जरूरी है कि सबका एग्जाम्पल बनाया जाए। हर कोर्ट चाहे किसी भी जुरिस्डिक्शन में हो मनोज, इनका एग्जाम्पल ऐसा बनना चाहिए कि कोई आगे से हिम्मत नहीं करेगा कि लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करे। मनोज, आनंद तिवारी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पुलिस का क्या रुख है दिल्ली में जानेंगे, लेकिन मनोज बताइए। आनंद, एक इसमें बड़ा सवाल है जो आप कह रहे हैं कि वाकई ये मानवता के दुश्मन है। इसमें बड़ा सवाल ये है कि जिस दिन ट्रांजैक्शन हुआ उसके बाद उन नकली इंजेक्शन की जबलपुर में सिटी अस्पताल में सप्लाई हुई। अब बड़ी बात यह है कि 500 नकली इंजेक्शन आपने मरीजों को तो लगाए ना, और वो किन मरीजों को लगे, उनमें से कितने मरीजों की मौत हुई, कितने मरीजों के परिजनों को उस अस्पताल के सामने से रोते हुए अपने घर वापस जाना पड़ा। ये बड़े सवाल हैं कि आखिर वो 500 इंजेक्शन किस किस मरीज़ के खाते में गए, किस वो मरीज़ जो इन इंजेक्शन की वजह से जो सोच रहा था कि उसका जो फीवर है, उसका जो इन्फेक्शन है लंग्स का, वो एक रेमडेसिविर के लगने से शायद कम होगा, लेकिन उसे तो रेमडेसिविर की जगह नकली पानी का घोल, नमक का घोल, ये सब लगाया जा रहा था। ये अभी पुलिस के सामने जांच के बड़े पहलू हैं और पुलिस दावा कर रही है कि हम इसकी तफ्तीश कर रहे हैं। जांच के मनोज, एक भी इंजेक्शन, 500 छोड़िए, एक भी इंजेक्शन अगर एक मरीज को लगा है तो वो उसकी जान के साथ खेल है, वो अटेम्प्ट टू मर्डर है, वो कल्पेबल होमिसाइड है। ये पोजीशन लेने की जरूरत है पुलिस को और प्रशासन को, हर किसी के साथ जो कि नकली दवा बेच रहा है, नकली दवा बना रहा है और असली वायल के अंदर नमक का पानी घोलकर ये कह रहा है कि ये रेमडेसिविर की इंजेक्शन है। आनंद, मुझे बताइए पुलिस का क्या इस पर रुख है, क्योंकि दिल्ली में भी ऐसे केसेस हैं, दिल्ली में भी नकली रेमडेसिविर की बात आई है, खेप पकड़ी गई है। उत्तराखंड का ये कनेक्शन था, उत्तराखंड की एक फैक्ट्री से कम 4000 वायल्स बनकर दिल्ली आई थी, ये भी खबर थी, ये भी हमने न्यूज 18 इंडिया पर चलाई थी। जी देखिए आनंद, न्यूज़ 18 लगातार जो कोरोना काल के गिद्ध हैं उन्हें बेनकाब कर रहा है, उनके चेहरे बेनकाब कर रहा है और लगातार दिल्ली पुलिस इस मुहिम में लगी हुई है कि जो भी कालाबाजारी कर रहे हैं या ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को मोटे दाम पर बेच रहे हैं उनको गिरफ्तार करें, उनकी धरपकड़ करें। और उसमें सबसे बड़ा चेहरा जो नाम सामने निकल के आया है, जो एक पेश 3 सेलिब्रिटी है जिसका अच्छा खासा रसूख है, वो है नवनीत कालरा, जो इस वक्त फरार चल रहा है और उसने अपने बचाव के लिए कानूनी हथकंडा अपनाया है। साकेत कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका लगाई है जिस पे कल सुनवाई होना है और दिल्ली पुलिस से साकेत कोर्ट ने जवाब भी मांगा है। एक तस्वीर भी आनंद उसकी सामने आई है जिसमें हाल की ताज़ा तस्वीर है जब अपने घर में वो बाथरूम में गिरा था और उस समय की एक तस्वीर भी जो है उसकी वायरल हो रही है। तो पुलिस लगातार उसकी तलाश में छापेमारी कर रही है। तो ऐसे कई लोग हैं। अभी एक और साउथ दिल्ली ने आनंद एक गैंग पकड़ा है जिसमें कैट्स एम्बुलेंस के जो 2 एम्प्लॉई हैं जो बाकायदा मरीजों को लाने ले जाने का काम करते थे, वो खुद ही ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ब्लैक करते थे 50 से 60 हज़ार रुपए में। अब किस पर विश्वास किया जाए जब ऐसे लोग, एक हमने न्यूज़ 18 पे खबर ब्रेक करी थी कि एक अस्पताल है महाराजा अग्रसेन, वहाँ पे जो स्टाफ नर्स थे
वो जो मरे हुए आदमियों के नाम पे जो इंजेक्शन थे रेमडेसिविर उन्हें बाहर ब्लैक करते थे। यानी अस्पताल के अंदर कालाबाजारी हो रही है, कैट्स एम्बुलेंस के लोग कालाबाजारी कर रहे हैं। कुछ डॉक्टर जो हैं वो पकड़े गए, एमबीबीएस जो एम्बुलेंस से मनमाना पैसा वसूलते थे अपनी एम्बुलेंस चलवा के प्राइवेट। तो यहाँ पर जो आपदा में अवसर तलाशने वाले लोग दिल्ली और देश के अलग अलग कोने पर हैं और उन्हें हर राज्य के कोई रियायत नहीं मिलनी चाहिए। और ये कोर्ट्स के ऊपर है, ये सारे ये वही कोर्ट्स हैं जो कि सरकार को दोष दे रहे हैं, सिस्टम को दोष दे रहे हैं। आज अगले सो मोटो कॉग्निजेंस लेकर ऑर्डर पे ऑर्डर पास किए जा रहे हैं। अगर वो ये कहते हैं कि ऐसे लोगों को वो संरक्षण देंगे, ऐसे लोगों की अग्रिम जमानत को वो सुनेंगे, खारिज नहीं करेंगे और दिल्ली पुलिस से नहीं कहेंगे सीधा इसको अरेस्ट कीजिए, बंद कीजिए इसको, छुप के क्यों बैठा है आप? किसी को किसी तरह की रियायत नहीं मिलनी चाहिए। ये इन कोर्ट्स का भी जिम्मा है कि जो इंसानियत के खिलाफ ऐसे काम कर रहे हैं, ऐसे कृत्य कर रहे हैं, उनके साथ कोई रियायत नहीं, उनकी कोई राइट्स नहीं, उनकी कोई लीगल राइट्स नहीं, उनकी कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है, क्योंकि आपने जो काम किया है वो इनह्यूमन है। आपने मानवता के खिलाफ यह कृत्य किया है और तो आपके खुद का कोई मानवाधिकार नहीं रहता। जिस दिन आपने यह कृत्य किया उस दिन आपने अपने मानवाधिकार से भी हाथ धो लिया। यह पोजीशन होनी चाहिए, अनएम्बिगुअस पोजीशन ये होना चाहिए सबका, सारे कोर्ट्स का, सबका, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी बड़े से बड़ा बिजनेसमैन, व्यापारी हो, पेज 3 सेलिब्रिटी हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हो या ना हो, या मेडिकल स्टाफ को रिप्रेजेंट करता हो ना हो, एक एक करके सबको सरेआम बेइज्जत करना चाहिए और सब पर नॉन बेलेबल क्लॉजेस लगने चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैं तो कहता हूं लीगल स्कोप में यह भी होना चाहिए कि जेल के साथ साथ इनको कोविड वार्ड में भेज दीजिए और इनको बोलिए वहां बैठ के वो लोगों को वहां पर पूरे वार्ड की सफाई करें, पूरे दिन वही काम करें, 15-20 दिन, और बिना पीपीई किट के काम करें। डर होना चाहिए उनके मन में, डराना है ऐसे लोगों को इतना कि उनकी रूह कांप उठे, उनकी जमीर में इतनी हिम्मत ना हो कि आगे जाकर कभी किसी के जीवन के साथ ऐसा खिलवाड़ कर सके। आप सबसे अनुरोध है, आप बने रहिए मेरे साथ, और भी ऐसे किस्से हैं और हमारे दर्शकों को बताएंगे। यहां महाराष्ट्र में इस वक्त की बड़ी खबर है, वहां जालना जिले में एफडीए और पुलिस की कार्रवाई में ऑक्सीजन सिलेंडर के अवैध गोदाम का पता चला है। इस छापेमारी में गोदाम से बड़े और कई सारे बड़े और 9 छोटे सिलेंडर भी मिले हैं। पुलिस को जालना के करीब गरीब शाह बाजार के इस गोदाम में कालाबाजारी होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद एफडीए की टीम के साथ वहां छापेमारी की गई। बड़ी संख्या में सिलेंडर बरामद किए गए हैं। 40 जंबो और 9 छोटे ऑक्सीजन सिलेंडर जब्त हुए हैं यहां से। ऑक्सीजन सिलेंडर की भी कालाबाजारी, और सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, बिहार के कटिहार जिले में पुलिस ने खुफिया जानकारी के बाद लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस ट्रेन में छापेमारी की। देर रात इस छापेमारी में 226 ऑक्सीजन सिलेंडर बरामद किए गए। बताया जा रहा है कि सभी सिलेंडर ट्रेन रेलवे स्टेशन से गाड़ियों में भरकर सप्लाई किए जाने थे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस वहां पहुंच गई और सभी सिलेंडरों को जब्त कर लिया गया। 226 ऑक्सीजन सिलेंडर ट्रेन में स्मगल किए जा रहे हैं। बिहार के कटिहार से यह किस्सा है। कोरोना काल के दौरान आपदा को अवसर में बदलते कई व्यवसायियों की कालाबाजारी आपने देखी होगी। ये कटिहार जंक्शन है और कटिहार जंक्शन से के इसी लोकमान्य तिलक ट्रेन से अभी लगभग 250 के संख्या में इस तरह का ऑक्सीजन सिलेंडर उतारा गया है। आपको दिखा सकते हैं, ये सूचना के बाद पुलिस प्रशासन और जो जिला प्रशासन की टीम बड़ी संख्या में यहाँ पहुँचे हैं और आपको दिखाते हैं इस तरह के सिलेंडर को लोड कर लिया गया था और गाड़ियों में, लेकिन ये सिलेंडर किनका है और कहाँ तक पहुँचाना था इसका कुछ तक साफ क्लियर नहीं हुआ है। हालांकि तमाम जो बिंदु है एक एक सिलेंडर को दिखाते हैं। ये 6 किलो का सिलेंडर है और इसी सिलेंडर को जो चर्चा है बाजार में खपाया जाना चाहिए, लेकिन क्या है इस पूरे प्रकरण के पीछे ये पता नहीं चला। हमारे साथ सदर डीएसपी हैं। अब आगे क्या होगा आइए बात करते हैं। सर, बड़ी संख्या में सिलेंडर को रोका गया, ऑक्सीजन सिलेंडर, क्या किया जाएगा? हाँ, आगे क्या किया? हाँ, स्टेशन के वीआईपी गेट पर जैसे हम लोग को सूचना मिली, जो काफ़ी संख्या में सिलेंडर जो है लगभग 6 kg का है, लाया गया है और इसमें लिखा हुआ है LTT लोकमान्य तिलक समाप्त बम्बई से आया हुआ है। इस संबंध में हम लोग जांच कर रहे हैं और लगता है कि गलत तरीके से ही लाया गया है।
वहीं दिल्ली पुलिस ने कैट्स एम्बुलेंस में काम करने वाले 2 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। आरोप यह है कि ये एम्बुलेंस में मौजूद ऑक्सीजन सिलेंडर और दवाओं की कालाबाजारी करते थे। इन दोनों के पास से पुलिस ने दवा और ऑक्सीजन सिलेंडर भी बरामद किए हैं। देश भर में ऐसे गिद्ध निकल के आ रहे हैं जो कि इस कोरोना काल में लोगों पर आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं और मानवता के खिलाफ ये कृत्य कर रहे हैं, मुनाफा कमा रहे हैं, लोगों की मुसीबत का फायदा उठा रहे हैं। आनंद, एक बात बताइए, दिल्ली पुलिस का कितना कड़ा रुख होगा? क्या इन सबको सिर्फ गिरफ्तार करके फिर क्या कोर्ट में पेश कर दिया जाएगा? ये सारे जो हैं सारे बेलेबल ऑफेंसेस के चार्जेस लग रहे हैं इन सब पर। चार्जेस तो नॉन बेलेबल होने चाहिए। जो इस तरह के गिद्ध हैं इनके साथ कड़े से कड़ा रुख अपनाना चाहिए। दिल्ली पुलिस का डंडा ही नहीं, कानून का डंडा भी होना चाहिए, पड़ना चाहिए इन पर। जी देखिए, बिल्कुल आनंद, दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि वो कड़ी सी कड़ी धाराओं में जो लोग भी कोरोना काल में कालाबाजारी कर रहे हैं, दवाइयों की खरीद फरोख्त कर रहे हैं, उन्हें जमाखोरी करके अपने पास रख रहे हैं और उन्हें ब्लैक कर रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए और कोर्ट में जब उन लोगों को पेश किया जाता है तो वहां पर पुलिस अपनी दलील मजबूती से कोर्ट के सामने रखे ताकि ये लोग जमानत पर बाहर ना सकें और इन्हें कड़ी से कड़ी सजा हो या ये न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल जाएं। और जाहिर तौर पर इनके लिए एक सबसे बड़ी सजा इस समय आनंद ये है जो आप बता रहे हैं कि कोविड वार्ड में ऐसे लोगों को भेजना चाहिए सेवा करने के लिए। तिहाड़ जेल भी पूरा जो है इस वक्त कोरोना संक्रमण से जूझ रहा है और जाहिर तौर पर इस वक्त जो लोग भी आरोपी पकड़े जा रहे हैं वो तिहाड़ के अलग अलग जेल में जा रहे हैं। ये उनके लिए काफी बड़ा सजा है और एक तरीके से केस किसी को लड़ना नहीं चाहिए। दिल्ली बार एसोसिएशन को कहना चाहिए कि कोई भी वकील उनका केस नहीं लड़ेगा, कोई भी उनको रिप्रेजेंट नहीं करेगा, क्योंकि जो उनके लिए खड़ा होगा उनसे यह सवाल पूछने की जरूरत है कि अगर आपको यह नकली इंजेक्शन दिया होता तो आप क्या करते। दिल्ली कोर्ट्स के किसी भी जज को यह पूछने की जरूरत है कि अगर आपको यह नकली इंजेक्शन बेचते, अगर आपके साथ यह कालाबाजारी करते तो आप क्या करते। किसी भी कोर्ट में किसी भी बार एसोसिएशन के किसी भी लॉयर को इनका रिप्रेजेंटेशन नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, मनोज, जबलपुर के केस को देखें, भोपाल के केस को देखें, इंदौर में देखें, इन सभी जो लोग कालाबाजारी कर रहे हैं इन सबके साथ ऐसा सख्त स्वरूप का व्यवहार होना चाहिए। गले में पट्टा डाल दीजिए इनके कि हां मैं कालाबाजारी, और इनकी परेड लगाइए सड़क पर, शर्मिंदा कीजिए इनको। मनोज क्या करेंगी क्या? मनोज, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, ये जितने आरोपी हैं सबके गले पर पट्टा लगाना चाहिए। हां मैं कालाबाजारी हूं, हां मैं हत्यारा हूं, मैंने आपके साथ चोरी की है, मैंने आपदा में अफसर ढूंढा है, और इनको सड़क पर परेड कराइए। कोर्ट जो करेगा अलग, पुलिस जो करेगी अलग, लेकिन समाज के सामने इनको नंगा करने की जरूरत है। वाकई आनंद एक बड़ा विषय है, क्योंकि इस तरह के केस जब जैसे कहते हैं कि जनता अपने हाथ में इस तरह के इंसाफ हुए हैं, बाकायदा लोग गाँव में जब इस तरह के लोग महिलाओं के खिलाफ अत्याचार करते हैं तब इस तरह की बातें सामने आती हैं। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल वहीं शुरू होता है कि सरकार की जो शुरू से रेमडेसिविर की हो या ऑक्सीजन की हो, इसको लेके सरकार की अगर मैकेनिज्म अच्छी रही होती, अगर सरकार ने डिमांड एंड सप्लाई, बाजार सिर्फ एक चीज़ पे चलता है, डिमांड और सप्लाई, सरकार ने अगर ये सप्लाई अच्छी रखी होती तो इन मौका परस्तों को, इन काला बाजारियों को जितने मौके अभी मिल रहे हैं इतने मौके शायद नहीं मिले होते। हालांकि सरकार जागी और सरकार ने इसके बाद जो कार्रवाइयाँ की हैं, एनएसए की बात सरकार करती है कि फिर बात वही होती है कि एनएसए अगर किसी ने पहली बार ये रेमडेसिविर का मान लो कारोबार किया, काला बाजारी की, और आपने एनएसए लगा दिया तो 6 महीने तक उसकी जमानत नहीं होगी, उसको एक जैसे कहें पेशेवर अपराधी मान लो उसे। लेकिन जो उसे डिस्ग्रेस होना चाहिए, जो सोशल डिस्ग्रेस होना चाहिए, जो दुनिया को पता चलना चाहिए कि कैसे उसने मानवता को शर्मसार किया है, ये एक अहम बात है। और ये कहीं ना कहीं अब सरकार को और पब्लिक को, जनता को भी इस बात को जिसे कहते हैं सोचना है कि ऐसे हमारे बीच में ऐसे कालाबाजारी, ऐसे मानवता के साथ खेलने वाले लोग भी हमारे बीच। देखिए, सप्लाई के साथ साथ कानून जो है ना, रूल्स, डिजास्टर एक्ट, एपिडेमिक एक्ट को इन्वोक कर ये इमीडिएटली सारी सरकारों को ये कहना चाहिए, जो भी कालाबाजारी करते हुए पकड़ा गया उस पर नॉन बेलेबल ऑफेंस है। आपदा में कालाबाजारी करना, नकली दवाइयां बेचना, इस तरह से नकली इक्विपमेंट बेचना, होर्डिंग करना, ये सब नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं। जब तक ये आपदा नहीं टलती तब तक ये सब नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं। ये कहने की जरूरत है। अगर प्रशासन चाहता है, सिस्टम चाहता है, सरकारें चाहती है तो ये इमीडिएटली किया जा सकता है। डर
साम दाम दंड भेद। तो ये दंड का जो प्रयोग है ना, ये डर होना चाहिए दंड का। लोगों में ये डर नहीं है। जैसे ही ये डर आएगा और फिर इनको सबके सामने जलील शर्मिंदा कर दिया जाएगा, जग जाहिर कर दिया जाएगा, तो अपने आप ये इस लाइन पे आ जाएंगे। अब इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है दिल्ली हाईकोर्ट से, जहां दिल्ली में कोरोना के बेकाबू हालात को देखकर और ऑक्सीजन और बेड की कमी की वजह से हाईकोर्ट ने सख्त नाराजगी जताते हुए दिल्ली सरकार से कुछ कड़े सवाल किए हैं। मरीजों के बेड के लिए वेटिंग लिस्ट बनाने पर हाईकोर्ट ने ऐतराज जताया और कहा कि संभव है कि वेटिंग लिस्ट में कोई नीचे हो, काफी नीचे हो वेटिंग लिस्ट में, लेकिन उसे बेड की जरूरत ज्यादा हो। ऐसे में वेटिंग लिस्ट किस काम की? और फिर वॉलंटियर डॉक्टर्स को दिल्ली सरकार के अस्पताल और ऑनलाइन कंसल्टेशन से जोड़ने के लिए अखबारों में ऐड देने के मामले पर भी हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से सवाल किए। हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि इसके लिए बड़े अखबारों में विज्ञापन क्यों नहीं दिए गए। हाईकोर्ट ने कहा कि चुनाव के दौरान तो बड़े बड़े अखबारों में फुल पेज के विज्ञापन आते हैं, तो अभी आप क्यों नहीं एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं, ऐड दे रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि सिर्फ वार्ड बढ़ाने से क्या होगा जब अस्पतालों में डॉक्टर ही नहीं होंगे। अमित सिंह जुड़ रहे हैं डिटेल्स के साथ। तो दिल्ली हाईकोर्ट का काफी कड़ा रुख है ये दिल्ली सरकार की तरफ। ये बिल्कुल आनंद, दिल्ली हाईकोर्ट का काफी कड़ा रुख है। दिल्ली हाईकोर्ट भड़क गया दिल्ली सरकार पर, और वजह साफ, क्योंकि पिछले 2 सप्ताह से दिल्ली लगातार दिल्ली सरकार से कह रहा था कि वॉलंटियर डॉक्टर को अपने साथ जोड़ने के लिए बड़े अखबारों में ऐड दिया जाए, क्योंकि जो 60+ वाले काफी ऐसे डॉक्टर हैं जो राजधानी में रहते हैं और अभी अपनी सेफ्टी के लिए वो घरों में है। ऐसे डॉक्टर अगर स्वेच्छा से आना चाहते हैं या अस्पताल से जुड़ना चाहते हैं या फिर टेली कम्युनिकेशन के द्वारा वो मरीजों को सलाह देना चाहते हैं तो वो दे पाएंगे। इस पर दिल्ली सरकार ने आज कोर्ट में अपना जवाब दायर किया और उन्होंने एक अखबार दिखाते हुए बताया कि हम इस अखबार में ऐड किए हैं। तो इस पर कोर्ट भड़क गया, बोला कि लीडिंग न्यूज़पेपर में क्यों नहीं दी गई ये ऐड, क्योंकि जब चुनाव होते हैं तो उस दौरान तो आप फुल पेज का ऐड छापते हैं लीडिंग न्यूज़पेपर पे, इस पर क्यों नहीं? इस तरीके से अस्पतालों में ऐड वार्ड बढ़ाकर कोई फायदा नहीं। थोड़ा सक्रिय हो जाए, दिमाग लगाएं, काम करें। लोगों की जिंदगी का सवाल है यहाँ पर। एक दूसरे पर अभी हाईकोर्ट ने जो फटकार लगाई है, इतनी समझ तो अरविंद केजरीवाल उनके सरकार में जो कितने भी अधिकारी हैं, मंत्री हैं, उन सबको है। सिंपल सीधी सी बात यह है कि वो कितने कमिटेड हैं दिल्ली में, दिल्ली वासियों की जान बचाने में और सुविधाओं को ठीक करने में। अगर उनका एटीट्यूड सही रहा तो बाकी काम वो खुद कर लेंगे, इतना दिमाग तो उनका है। अब दिल्ली हाईकोर्ट ने भी यही कहा है कि अपनी राजनीति का उल्लू सीधा करने के लिए आप सब कुछ कर सकते हैं, तो फिर लोगों की जान बचाने के लिए क्यों नहीं कर रहे हैं। अखाड़ा में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए। अखाड़ा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बात अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सियासी दाव की, और वो भी बंगाल में। नंदीग्राम में ममता बनर्जी को विधानसभा चुनाव में हराने वाले शुवेंदु अधिकारी को बीजेपी का नेता प्रतिपक्ष चुना गया है। बीजेपी विधायक दल का नेता भी चुना गया है, वो अब नेता प्रतिपक्ष होंगे बंगाल विधानसभा में। शुवेंदु ही पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता विपक्ष की जिम्मेदारी संभालेंगे। बीजेपी दफ्तर पर हुई विधायकों और केंद्रीय नेताओं की बैठक में शुवेंदु को विधायक दल का नेता चुना गया है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष समेत पार्टी के कई बड़े नेता भी मौजूद थे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैसला है ये। जिसने ममता बनर्जी को हराया वही बाय डिफॉल्ट चुना जाना चाहिए जो ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा संभाले। लेकिन ये पूर्व तृणमूल कांग्रेस के नेता रहे हैं शुवेंदु अधिकारी, जो एक समय पर ममता बनर्जी के राइट हैंड भी थे। आशिका सिंह हमारे साथ जुड़ रही हैं फोन पर। आशिका, काफ़ी खलबली होगी क्योंकि एक बीजेपी में जो इम्पोर्ट हैं, रीसेंट इम्पोर्ट, लेकिन एक ही नेता बीजेपी के जो कि कारगर सिद्ध हुए बड़े बड़े नामों को हराने में, जाते ममता बनर्जी को हराने में, तो उनको अब बीजेपी ने डिसाइड किया है कि बीजेपी का मोर्चा विधानसभा में शुवेंदु अधिकारी संभालेंगे। देखिए, बिल्कुल एक तरफ शुवेंदु के साथी जो रहे हैं इसके पहले तक कैबिनेट में, वो शपथ लिया आज उन्होंने, और दूसरी तरफ शुवेंदु अधिकारी को विरोधी दल का नेता चुना गया। मैं आपको बता दूं कि जो बैठक हुई उसमें दूसरे किसी नेता का नाम ही जो है प्रस्ताव में नहीं आया कि कोई वोटिंग का मौका भी मिले, और एक सुर में सभी विधायकों ने शुवेंदु अधिकारी को विरोधी दल का नेता जो है चुन लिया। और नंदीग्राम की लड़ाई, जहां ममता बनर्जी को हराना बिल्कुल नाको चने चबाने समान था, वहां शुवेंदु ने जो ये जीत दर्ज की है उसके इनाम के तौर पर ये इसको देखा जा सकता है।
लेकिन आशिका, इसमें कई और दावपेच भी हैं, इन पर आरोप भी है शारदा नारदा स्कैम्स में, लेकिन उस पर क्या होता है। लेकिन तृणमूल कांग्रेस का संगठन कैसे बिहेव करता है, तृणमूल कांग्रेस की सोच कैसी है, इसका तोड़ कैसे होगा, ये सब शायद रामबाण शुभेंदु अधिकारी के पास हों। वो खुद अपने आप को ममता बनर्जी का एयर समझते थे कि उनके बाद पार्टी की कमान उन्हें मिलनी चाहिए, लेकिन उनकी डिफरेंसेस इसलिए थे क्योंकि अभिषेक बनर्जी को ममता बनर्जी ने फेवर किया। अब आगे जाकर बंगाल की पॉलिटिक्स में क्या होता है, काफ़ी इंटरेस्टिंग, दिलचस्प होगा। धन्यवाद आशिका। आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर है, दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन के लिए पहुंची एक 25 साल की एक्टिविस्ट के गैंग रेप के मामले में पुलिस ने 6 लोगों पर केस दर्ज किया है और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का दावा भी किया है। महिला के पिता ने शिकायत पर पुलिस ने ये कार्रवाई की है। पुलिस ने टिकरी बॉर्डर पर किसान सोशल आर्मी चलाने वाले लोगों के नाम पर FIR दर्ज किया है। बताया गया है कि 11 अप्रैल को पीड़ित आरोपियों के साथ पश्चिम बंगाल से टिकरी बॉर्डर पर आई थी, जिसकी 30 अप्रैल को कोरोना की वजह से मृत्यु भी हो चुकी है। व्यक्ति ने हमें दरखास्त दी थी क्योंकि उसकी बेटी के साथ कुछ गलत हरकत हुई है और दरखास्त के अनुसार उन्होंने अनिल मलिक और अनूप के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। उनके साथी भी साथ में है और मुकदमा दर्ज करने के बाद SIT गठित कर दी गई है। वहीं इस मामले में अब तक चुप्पी साधे रहे किसान नेताओं ने एक बैठक की, जिसके बाद किसान नेता मनदीप नथवानी ने न्यूज़ 18 से फ़ोन पर बातचीत की और कहा कि जांच के बाद जो भी दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग किसान संगठन भी कर रहे हैं। संयुक्त मोर्चे की जो कमेटी है इसकी जांच कर रही थी। कल भी टिकरी बॉर्डर पर संयुक्त मोर्चे के बड़े नेता आए थे और अभी जो मेरी बड़े नेताओं से बात हुई है कि जो लड़की का बाप है उसने थाने के अंदर कंप्लेंट की है। अभी मेरी बात नहीं हो पाई क्योंकि उसका स्विच ऑफ है, मगर यदि ऐसी कोई घटना हुई है तो हम बिल्कुल ही जो दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई की मांग करेंगे और अभी इसकी जांच का विषय है। शंकर आनंद जुड़ रहे हैं डिटेल्स के साथ। ये क्या हो रहा है इस टिकरी बॉर्डर में और इतने दिन इतनी चुप्पी क्यों साधी गई? 30 अप्रैल तक जो घटना घटी है अब तक किसी ने कुछ नहीं कहा, किसान संगठन कुछ नहीं कर रहे। ये चल रहा है वहां पर ड्रग्स, शराब, गैंग रेप, शोषण महिलाओं का। निश्चित तौर पे आनंद, देखिए जिस तरह से ये मामला रजिस्टर्ड हुआ है, यह मामला काफ़ी संगीन है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए ही हरियाणा पुलिस ने इस मामले पर बहादुरगढ़ थाने में मामला रजिस्टर्ड किया है। जिस तरह से किसान आंदोलन चल रहा था, इसी दौरान में पश्चिम बंगाल से एक लड़की आती है जो 25 साल की लड़की आती है और वो वहाँ पर सेवा भाव से आती है, लेकिन उसके साथ में कुछ गलत व्यवहार होता है और उसके बाद जिस तरह से उसकी संदिग्ध हालत में मौत होती है, उसके बाद इस मामले में FIR दर्ज कराया जाता है। जो मृतका लड़की है 30 अप्रैल को उसकी मौत होती है और उसके बाद उसके पिता पश्चिम बंगाल से वापस लौट के आते हैं और उसके बाद इस मामले में FIR रजिस्टर्ड करवाते हैं। तो लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और अब इस मामले में पड़ताल की जा रही है कि किस तरह से उस लड़की की संदिग्ध तौर पर मौत हुई है और किस तरह से इस मामले में अन्य जो आरोपी हैं, जो भी फरार हैं, उसे जल्द से जल्द उसे पूछताछ के लिए बकायदा नोटिस भेजा जाएगा और जल्द किसान संगठन टिकरी बॉर्डर से अपने प्रोटेस्ट को बंद क्यों नहीं कर देते? और जो लोग बाकी सारे कन्वर्जेंस रिलीजियस गैदरिंग्स पर, पब्लिक रैलीज पर इतनी हायतोबा मचा रहे थे, वो हायतोबा गैंग कहाँ है? शंकर, एक बात बताइए, पुलिस प्रशासन इस टिकरी बॉर्डर पर ये क्या चल रहा है, इस पर सख्त कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? इनको फिर वो उस जमावड़े की क्या इजाज़त क्यों दे रही है? अगर वहाँ से कोविड फैल रहा है, महिलाओं का शोषण हो रहा है और सब चुप्पी साधे बैठे हैं, आज जाके चुप्पी थोड़ी है किसान संगठन ने, तो ऐसे लोगों को संरक्षण दिया जाएगा? निश्चित तौर पे बहुत बड़ा सवाल है ये। जिस तरह से आपने कहा, इस तरह से ही बाकायदा वहाँ पे आप सवाल उठ रहे हैं। जिस तरह से अगर कहा जाए, उस पीड़ित लड़की के बारे में बताया गया था कि ये कोरोना संक्रमित है और ये शहीद हो गई है टिकरी बॉर्डर पे, तो यहाँ पर देखा जाए तो कहीं न कहीं उस कोरोना प्रोटोकॉल का भी उल्लंघन करते हुए उस लड़की का जो शव है वो पूरे उस इलाके में घुमाया गया। तो कहा जा सकता है कि अभी भी उस इलाके में काफ़ी लोग संक्रमित हो चुके हैं। उसके बावजूद जिस तरह से बाकायदा
टिकरी बॉर्डर पर, और खास तौर पर किसान आंदोलन के नाम पर जिस तरह से वहां पर एक संदिग्ध तौर पर एक लड़की की मौत होती है, अब यह मामला काफी गंभीर हो चुका है। निश्चित तौर पर इस मामले की गंभीरता को देखते हुए यह मामला केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई को भी सौंपा जा सकता है, क्योंकि संदिग्ध तौर पर मौत हुई है। और यहाँ पर जिस तरह से पीड़िता के पिता जो हैं आरोप लगा रहे हैं कि किसान आंदोलन के दौरान उसकी बेटी के साथ में शारीरिक तौर पर गलत व्यवहार किया गया, इसके साथ ही उसका अपहरण किया गया, उसको जबरन बंधक बनाया गया, तो कहीं न कहीं यह मामला अब काफ़ी गंभीर हो चुका है। और अगर कोरोना संक्रमण की अगर बात करें तो निश्चित तौर पे कई लोग वहां पर संक्रमित हो चुके हैं, कई लोगों को उसकी तबीयत भी खराब हुई है, लेकिन वहां पर वो लोग छुपे हुए हैं। और कोविड है इसीलिए कुंभ नहीं होना चाहिए, कोविड है इसीलिए चार धाम यात्रा नहीं होनी चाहिए, कोविड है इसीलिए चुनावी रैलियां नहीं होनी चाहिए, लेकिन कोविड है फिर भी इस तरह से जमावड़ा होना चाहिए इन आंदोलन जीवियों का वहां पर टिकरी बॉर्डर पर और दिल्ली के आसपास के बॉर्डर पर। क्यों? इसका क्या औचित्य रह गया? और इसके बाद अब शराब के साथ, ड्रग्स के साथ जो जो वाकये आ रहे हैं, अब ये गैंगरेप की घटना भी। सख्ती से पेश आने की जरूरत है, प्रशासन को भी इस पर एक्शन लेने की जरूरत है और किसानों को भी सोचने की जरूरत है कि उनके नाम पर, उनकी आड़ में क्या चल रहा है वहां पर। आगे बढ़ते हैं। कोविड 19 के खतरे के साथ साथ इस वुहान वायरस के साथ साथ एक और वायरस का खतरा मंडरा रहा है। इसे ब्लैक फंगस कहा जाता है। यह है म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस, जो कोरोना के रिकवर होने वाले मरीजों में फैल रहा है। गुजरात और महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस तेजी से फैल रहा है। ये रिपोर्ट्स आए हैं, गुजरात में अब तक 650 लोगों, तो महाराष्ट्र में कम से कम 200 लोगों को इस ब्लैक फंगस ने अपनी चपेट में ले लिया है। दरअसल ब्लैक फंगस एक तरह का वायरस है जिसका वक्त पर इलाज ना किया जाए तो ये जानलेवा हो सकता है। कोरोना पर ब्लैक फंगस का कहर। गुजरात में ब्लैक फंगस के 650 केस। महाराष्ट्र में 200 लोग हुए संक्रमित। ब्लैक फंगस का खतरा। देश अभी कोरोना की दूसरी वेव के कहर से जूझ रहा है कि एक और जानलेवा वायरस ने दस्तक दे दी है। कोरोना के बाद म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ गया है। ये बीमारी कोरोना से ठीक हो चुके लोगों को अपनी चपेट में ले रही है। गुजरात और महाराष्ट्र में म्यूकोरमाइकोसिस के मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस के करीब 200 मामले, तो गुजरात में संक्रमण के 650 मामले सामने आए हैं। गुजरात में ब्लैक फंगस की वजह से एक मरीज की मौत हो गई। ये संजय भाई जानी है। इनकी पत्नी भावना जानी कोरोना से ठीक हुई थी, लेकिन वो ब्लैक फंगस की चपेट में आ गई। संजय ने उन्हें बचाने की लाख कोशिश की, लेकिन भावना की मौत हो गई। मेरी बीवी को पहले कोरोना हुआ था, उसमें इसको दोषी हॉस्पिटल में एडमिट किया था। उसके बाद 2-3 के बाद मैं ऊपर गया तो देखा दोनों आँख में सूजन आ गई थी। उसके बाद मैंने डॉक्टर को पूछा कि साहब ये क्या है, तो डॉक्टर ने ऐसा बताया कि ये तो मास्क लगाया हुआ इसलिए लोही का सर्कुलेशन नहीं होता, इसलिए सूजन होगी। लेकिन दूसरे दिन फिर भी वापस गए। उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि इसको सीटी स्कैन कराना पड़ेगा, उसके बाद अपन निर्णय कर सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। तो सीटी स्कैन करवाने के लिए गए। उसके बाद डॉक्टर को बोला तो डॉक्टर ने ये बताया म्यूकोरमाइकोसिस कोई नाम का दर्द है, ये आपकी बीवी को हो गया, इसके लिए आपको कोई ENT विभाग में दिखाना पड़ेगा। तो हम वहाँ पे गए, राजकोट योगेश पंड्या करके कोई डॉक्टर है उसके पास, तो उसने बताया इसके पीछे 5-6 लाख का खर्चा होगा, लेकिन कोई जिम्मेदारी नहीं, आदमी बचे या न बचे। गुजरात में भी ब्लैक फंगस का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। सूबे में इस बीमारी के अब तक 650 मरीज सामने आ चुके हैं। ब्लैक फंगस का सबसे ज्यादा असर सौराष्ट्र में दिखाई दिया। यहाँ ब्लैक फंगस के 400 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। राजकोट के सरकारी अस्पताल में ब्लैक फंगस के 77 मरीज भर्ती हैं। राज्य में ब्लैक फंगस से एक मरीज की मौत भी हो चुकी है। इस बीमारी के बढ़ते खतरे को देखते हुए राज्य सरकार ने हर बड़े शहर में ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए
अलग से वार्ड खोलने के आदेश जारी कर दिए हैं। यही नहीं, राज्य सरकार ने बीमारी के इलाज में इस्तेमाल होने वाले 5000 एम्फोटेरिसिन इंजेक्शन मंगवा लिए हैं ताकि वक्त रहते मरीजों की जान बचाई जा सके। दरअसल म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस एक खतरनाक बीमारी है जिसका वक्त पर इलाज ना होने की हालत में मरीज की जान भी जा सकती है। डॉक्टरों के मुताबिक ब्लैक फंगस कोरोना की पिछली वेव में भी था, लेकिन इस बार ये ज्यादा खतरनाक दिख रहा है। लास्ट 15-20 दिन से देखें तो म्यूकोरमाइकोसिस के केसेस अच्छे खासे बढ़ रहे हैं। ये 15-20 दिनों से काफ़ी प्रॉब्लम आ रहे हैं और हम तकरीबन दिन के हर एक ओपीडी में माने तो 5-6 केसेस जो हमारी ओपीडी चलती है उसमें, और पूरी 24 घंटे की हमारी जो इमरजेंसी रहती है उसमें 15 से 20 केसेस हम डेली एडमिट करते हैं। डॉक्टरों के मुताबिक ब्लैक फंगस का ज्यादा खतरा उन लोगों को है जो कोरोना से ठीक हुए हैं या जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है और जो डायबिटीज के पुराने रोग से पीड़ित हैं। इसके अलावा जिन लोगों ने किडनी ट्रांसप्लांट करवाई है उनको भी इस बीमारी का खतरा है। डॉक्टरों का कहना है कि ब्लैक फंगस सीधे दिमाग पर असर करता है। जैसे वायरस होता है, बैक्टीरिया होता है, तो ये फूग अत्र तत्र सर्वत्र रहती है, हर एक जगह पे, हवा में रहती है, कोई भी टेबल पे है, डस्ट पे है, कहीं पे भी होती है। तो जिसका इम्यूनिटी लेवल, रोग प्रतिकारक शक्ति कमज़ोर हो गई है कोरोना के चलते, और जिसको बीमारी है जैसे ब्लड कैंसर है, किसी को जो उसकी ट्रीटमेंट चल रहा है, किसी का लीवर ट्रांसप्लांटेशन है, किसी को किडनी की बीमारी है, वो सभी की इम्यूनिटी जो कमज़ोर हो गई है तो उसमें ये फूग उसके नाक के जरिए हर एक जगह पे घुस जाती है। नाक में रहती है, साइनसिस में रहती है, वहाँ से लेके फेफड़े में जाती है, आँख में जाती है, स्किन पे आती है, मगज में जाती है। डॉक्टरों के मुताबिक कोरोना से ठीक होने वाले शख्स को अगर आंखों में दर्द और जलन लगे या फिर उसके सिर में लगातार दर्द, ब्लैक फंगस के लक्षण हो सकते हैं। इसके अलावा आधे चेहरे पर सूजन या चेहरे का सुन्न हो जाना, नाक बंद रहना भी ब्लैक फंगस के लक्षण है। अगर किसी शख्स को ऐसे लक्षण दिखाई दें तो उसे फौरन डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। उसको ये इन्फेक्शन न हो उसके लिए उसको बहुत ही ध्यान रखना है। तो जैसे कोविड है, पेशेंट को कोरोना हो चुका है तो वो एकदम आइसोलेट रहे, मास्क पहने, जरूर है तो डबल मास्क पहने, हैंड सैनिटाइजर करे, कुछ भी नाक में इंजरी ना हो, नाक में उंगली नहीं करे, राइट, वो सब उसको ध्यान रखना है। और उसका शुगर लेवल, सी मोस्ट ऑफ द टाइम हमने देखा है कि पेशेंट ये जो आते हैं उसमें 90% ऑफ केसेस का शुगर लेवल हाई रहता है, तो उसको जो शुगर लेवल है उसका एकदम नॉर्मल रेंज में बरकरार करना है। गुजरात ही नहीं बल्कि म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस का खतरा महाराष्ट्र में भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र में अब तक 200 लोग इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 8 लोग अपनी एक आंख गंवा चुके हैं। ब्लैक फंगस के खतरे को देखते हुए राज्य सरकार अलर्ट पर है। महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस के बढ़ते खतरे पर महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स के सदस्य और आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर तात्या राव लहाने ने न्यूज़ 18 से बात की। जिनका इम्यूनिटी कम होता है ऐसे लोगों में वो अफेक्ट करता है। तो अभी जो कोविड में सबको स्टेरॉइड दिया जा रहा है और ये स्टेरॉइड देने के बाद जो उनका इम्यूनिटी कम है वो भी कम हो रही है। तो खाली ये इम्यूनिटी काम कर रही है क्या कोविड भी काम कर रहा है, इसका तो जांच होगा, लेकिन इम्यूनिटी कम होने के बाद होता है। इसके अपने पास ऐसे एग्जैक्ट नंबर नहीं बोल सकते, लेकिन 200 के नज़दीक ये केसेस सामने आए हैं। महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों पर कोविड टास्क फोर्स ने राज्य के तमाम अस्पतालों को एक